What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टार लॉर्ड फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी प्यारी बात बोली गई यहाँ पर, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, यानी कि अपना एक बेस्ट वर्जन निकाल कर लेकर आओ और डू द बेस्ट यू कैन। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर जो चीज है इस पर फोकस देकर चलेंगे तो जैसे अभी आप लोगों के सामने न्यू ईयर आया है तो हर एक इंसान नए नए रिजोल्यूशन लेता है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है कि आप लोग अपने पुराने वाले वर्जन से खुश नहीं है, आप लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ में जो भी लेकर चलना चाहते हैं, या कोई और आप लोगों ने नया टारगेट बनाया उसको अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए नए वर्जन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि आज की डेट में अगर आप लोगों को कोई पुरानी बीमारी है और उसके लिए आप लोग जो दवाई खा रहे हैं नॉर्मल, उससे ठीक नहीं हो रही है, आप लोगों को हाई डोज देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग की जो बॉडी है ना, उसके अंदर जो कीटाणु हैं उनकी रिजिडिटी बढ़ गई है इस दवाई को लेकर और उससे असर नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कीटाणु आप लोग के अंदर आलस के होते हैं। जैसे जैसे आप लोग की जो बॉडी है वो नॉर्मल फेज में रहती है, तो जैसे जैसे आप लोग उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो कीटाणु आप लोगों को रोकेंगे, वो बोलेंगे नहीं यार ये सही चल रहा है, मस्त चल रहा है, यानी कि आप लोग को अपग्रेड नहीं करने देंगे, आप लोग का जो नेक्स्ट वर्जन नहीं आने देंगे। तो ये जो इस तरीके के जो कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस आप लोग की बॉडी में रहते हैं जो हमेशा आप लोग कुछ नया करने से रोकते हैं, बस इन्हीं को मारना है। और इनको मारेगा आप लोग का इम्यून सिस्टम बोले तो आप लोग का डेडिकेशन किसी काम को लेकर। अगर वो डेडिकेशन आप लोगों का शानदार है तो आप लोग इस चीज को आराम से कंट्रोल करके ले जाओगे। पर लेकिन अगर स्ट्रांग नहीं है तो ये वायरस, कीटाणु या फिर जो भी बैक्टीरिया है ये आप लोगों के ऊपर चढ़कर बोलेंगे कि भैया रहने दो यार, यही जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। तब आप लोग सोचिए कि वो क्या आप लोग का बेस्ट होगा। बेस्ट होगा तो सही है, इसको एंजॉय करते रहिए। अगर बेस्ट नहीं है तो उसको चेंज कर उसको रेस्ट कीजिए और आगे लेकर चलिए अपनी लाइफ को, तो आप लोग अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का मॉर्निंग से ही। जो मॉर्निंग में उठे हैं उनको सैल्यूट, क्योंकि आज जो है ठंडी कुछ ज्यादा लग रही है। पेन पकड़ रहा हूं तो हाथ जो है वो एक तरीके से ना टाइट सा हो जाता है, ठीक है। जब लिखता हूं तो प्रॉपर वे में लिखा भी नहीं जाता है, तो पीपीटी बनाते हुए भी उंगलियां सुन हो रही थी। तो इसलिए मॉर्निंग में यही चैलेंज होता है कि ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में होंगी और फिर भी आप लोग उठकर अपना काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं डेडिकेशन, ठीक है। इसको कहते हैं अपने जो गोल है उसके साथ में प्यार। तो ये प्यार आप लोग दिखा पा रहे हैं नहीं? तो अगर किसी के अंदर ये प्यार नहीं दिखाने की क्षमता है तो इसका मतलब ये कि अपने गोल से प्यार नहीं कर रहे हो, तो फिर तो देखिए गड़बड़ है। तो आप लोग अपने गोल से प्यार कीजिए और ये सारी चीजें जो रुकावट आती हैं, ये सारी चीजों से आप लोगों को दूर हटना है, ठीक है। इनको आप लोगों को दूर फेंकना है उठाकर। तो सैटरडे में कोशिश कीजिए, रिवीजन कीजिए जो भी आप लोगों ने पूरे वीक में डिस्कस किया है। और आज एक निबंध भी होगा जो आप लोगों को जो निबंध लिखना है आप लोगों को। और इसी तरीके से आप लोग अच्छी चीजों को एंजॉय कीजिए, खासकर वो जो अभी फिलहाल यूपीएससी का मेंस देने जाने हैं वो और शानदार तरीके से अपना जो रिवीजन है वो कर लीजिए। प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा जितना हो सके जो भी आप लोगों का लगता है, जैसे खासकर जैसे एस्से वगैरह हो गया या फिर एथिक्स वाला पोर्शन हो गया, ये काफी अच्छा रहता है जब आप लोग को अच्छे मार्क्स दिलाने का काम करता है, ठीक है। और इसी के साथ में अब तो ऐसे जो है वो हर एक पेपर में पूछा जाता है। इवन आप लोग मेंस आंसर राइटिंग में जाएंगे, बैंक के अंदर भी आप लोगों से, एसएससी के अंदर भी ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से प्रॉपर वे में लेकर चल सकते हैं। स्टेट पीसीएस हो गया, चाहे कोई भी पेपर हो गया, तो बहुत रिक्वायरमेंट है और आप लोग एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। तो जो अगर एक तरीके से जो नहीं कि एक तरीके से आप लोग सोचिए, कम से कम अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हैं, अगर उनको लिखने के लिए आ जाता है ऐसे, तो आप लोग उसको कैसे लिखेंगे? तो इसके बारे में सोचिए। तो बड़ा ही प्यारा ऐसे आज का बोला जा रहा है कि यहां पर टू मच डेमोक्रेसी इज डिटरमेंटल टू डेवलपमेंट, यानी कि अगर डेमोक्रेसी कुछ ज्यादा हो तो ये हानिकारक होती है एक तरीके से विकास के लिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये क्यों बोला गया? अभी नीति आयोग के मेंबर हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई कि देखिए अगर इतनी लार्ज स्केल पर हम लोग डेमोक्रेसी को फोकस करके चलेंगे तो फिर हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, और डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, तो जॉब नहीं मिलेगी तो हमारी कंट्री आगे कैसे बढ़ेगी? तो बहुत सारी ऐसी बातें देखने को मिली। तो जो कोई ऐसा एस्से होता है तो ये आप लोगों के पास में चॉइस होती है, आप लोग कौन सा एरिया को आगे लेकर चलना चाहते हैं। यानी कि एक तरीके से एक तो आप लोग स्टेटमेंट को प्रॉपर में सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक आप लोगों को लगे कि हाँ यार स्टेटमेंट सही नहीं है, आप लोग अपोज कर सकते हैं। दूसरा आप लोग एक बैलेंस व्यू लेकर चल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से जो बैलेंस व्यू है वो बेटर रहेगा, उसको आप लोग लेकर चलिए। पर चॉइस आप लोग ही रहती है कि आप लोग निबंध को किस डायरेक्शन में लेकर चलते हैं। अगर इसके साथ में यहां पर आप लोग देखिए कहीं पर भी इंडिया का नाम नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग इंडिया के बारे में बात बोल रहे हैं, तो अगर कहीं पर भी स्टेटमेंट में ऐसा ना दिखे कि देश के बारे में ओनली बात की जा रही है, तो उस एस्से को आप लोग कन्वर्ट कर दीजिए ग्लोबल व्यू में, यानी कि एक तरीके से इंटरनेशनल व्यू आप लोग उस एस्से को दे दीजिए। अगर इंडिया के स्पेसिफिक पोर्शन पे बात नहीं की जा रही है
तो ये एक ऐसा ऐसे हो जाएगा जिसमें आप लोग अलग अलग जहां पर भी डेमोक्रेसी है ऑल ओवर वर्ल्ड में उनको आप लोग काउंट कर चल सकते हैं। यानी कि जैसे चाइना में बात कीजिए, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है पर डेवलपमेंट शानदार देखने को आप लोगों को मिल रहा है। हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो डेवलपमेंट ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ भी अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो डेमोक्रेसी में बेसिकली जनता की राय काफी इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है जनता को वो चीजें पसंद ना आए तो वो चीजें आप लोगों को रोकनी पड़ेगी। पर अगर यहां पर डेमोक्रेसी न होती, चाइना जैसा होता, जो जनता को पसंद आए या ना आए, जो जरूरी है वो उसको कर कर निकल जाते, तो वो कंडीशन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए बोला गया कि बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी भी अच्छी नहीं रहती है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप लोगों को एक अच्छा निबंध एक तरीके से आप लोगों को लिखना है। जो भी अब तक आप लोगों ने चीजें डिस्कस की है उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 1000 से लेकर 1200 शब्द में आप लोगों को लिखना है। और अगर किसी दूसरे एग्जाम की स्टेट पीसीएस या फिर आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, इन शब्द को उसी हिसाब से चेंज कर लेना आप लोग, ठीक है, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है। तो यह है आप लोगों का सैटरडे को जो ऐसे आता है, सैटरडे और संडे में कोशिश कीजिए ऐसे को प्रॉपर वे में लिखने का। और एथिक्स का क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये उनके लिए जो प्रॉपर वे में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और बाकी जो एंजॉय कर रहे हैं उनके लिए तो यार कुछ बोल ही नहीं सकता। आइए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है खासकर उनके लिए जो भी यहां पर पीडीएफ मांग रहे थे। सारी पीडीएफ मैंने आप लोगों से 2020 जनवरी से लेकर दिसंबर तक की टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, इस पर जाकर आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जैसे व्हाट्सएप का ऐप होता है ना, बिल्कुल ऐसे टेलीग्राम का ऐप है, डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। सारी पीडीएफ आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ में जिसके पास में टेलीग्राम नहीं है उसको मैं एक ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं। इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जो गूगल ड्राइव का है, तो वहां से जाकर आप लोग डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको टेलीग्राम नहीं हो पा रहा है ज्वाइन या कोई दिक्कत हो रही है तो वो उसको वहां से यूज कर लेना, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर आप लोगों को लगता है तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर बहुत सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। 1,20,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को फायदा जरूर होगा। आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। काफी इंपॉर्टेंट और प्यारे आर्टिकल है ये। आर्टिकल हम लोग देखेंगे यहां पर अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंटरफेथ कन्वर्जन की बात की जा रही थी, यहां पर रिलीजियस को कन्वर्जन की बात की जा रही थी शादी के नाम पर। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये यहां पर एक जज के द्वारा लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के। तो काफी अच्छे से वो यहां पर इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस का मतलब ये नहीं है कि जब मन करे उठाकर आप लोगों ने ऑर्डिनेंस ला दिया, उसका एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में ऑर्डिनेंस लाया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो काफी डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी समझेंगे क्या क्या बातें हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाते हैं। तो काफी प्यारा आर्टिकल है ये। आर्टिकल भी एक काफी प्यारा है, हालांकि पॉलिटिकल एंगल आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर पॉलिटिकल एंगल को साइड में रखते हुए एक क्रिटिकल नजर आर्टिकल के ऊपर डालेंगे। वो कैसे होगी? अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बोला गया कि केरला में मंडी नहीं है और केरला में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो राइटर हैं ये गवर्नमेंट के हैं केरला के अंदर, तो वो इसको बता रहे हैं काफी अच्छे अच्छे उदाहरण देकर कि भाई साहब केरला के अंदर मंडी नहीं है, पर लेकिन केरला के अंदर किसानों की कंडीशन आप लोग देखोगे ना तो किसी भी राज्य के साथ में कंपेयर कर लेना तो आप लोगों का सर झुक जाएगा। आप लोग अगर बात करेंगे बिहार के साथ में जहां पर आपकी गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश के साथ में जहां पर आपकी गवर्नमेंट है, वहां पर क्या क्या प्रोविजन है, हमारे यहां पर क्या क्या प्रोविजन है, दोनों को कंपेयर करके देखना आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यानी कि इनका मतलब यह है कि हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनको ये बोल रहे हैं कि आप पॉलिटिकल जब फायदे की बात आती है तो आप भूल जाते हैं कि आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप बस एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आगे चलते हैं, फिर ना ये देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है, बस आपको अपनी बात बोलनी होती है। जो कि काफी हद तक अभी फिलहाल कई सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिले कि हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इस तरीके की स्टेटमेंट देकर चले जाते हैं जो कि बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर उनको नहीं देनी चाहिए। तो उसी को यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पर लेकिन जो फैक्ट दिए गए हैं, आंसर दिए जो एक तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं, वो आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। कई राज्य के बारे में बात की जा रही है, उनको कंपेयर किया जा रहा है फार्मर की पॉलिसी को, तो वो इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो ये वाला आर्टिकल है ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आज की डेट में आप लोग एक पर्टिकुलर नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर कॉल करते हैं तो सामने वाले नेटवर्क पर जिस पर कॉल की जाती है अगर वो उसको रिसीव करता है तो इस वाले नेटवर्क को उसको पैसा देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए जियो से आप लोग एयरटेल में कॉल करते हैं तो एयरटेल जियो को यहां पर पैसा देना पड़ता है 6 पैसे। ठीक है, तो यहां पर वो अभी रिसेंटली जो एक इस तरीका चार्ज हुआ करता था वो हटा दिया गया। तो डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आखिर आने वाले टाइम में इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इसका टर्म को क्या यूज करते हैं वो भी जानेंगे। एक टेक्निकल टर्म यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसको भी हम लोग समझेंगे डिटेल में। ठीक है, ये जो आर्टिकल है यहां पर ये अभी रिसेंटली कोविड-19 की जो दवाई है वो यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है।
तो अभी यहां पर देखिए, एक तो आप लोगों ने देखिए सबसे पहले अभी यहां पर ब्रिटेन के अंदर कोविड-19 की दवाई को एक तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, पर लेकिन सारी दवाइयां जो हैं जिस तरीके से एक्सपेक्ट की जा रही हैं उस तरीके का रिजल्ट कई जगह देखने को नहीं मिल रहा है। अब हमारी कंट्री में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है फेज मैनर में, तो वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक तो टेम्परेचर काफी ज्यादा लो रखना है, उसके लिए प्रॉपर वे में आप लोग कैसे यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो कोविड-19 के बारे में जो दवाइयां हैं वो किस तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं, और नया साल स्टार्ट हो गया, तो आप लोग कितना उसके लिए एक तरीके से प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो वो भी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर mRNA दवाई यूज की जा रही है मैक्सिमम, जिसको मैसेंजर आरएनए आप लोग बोलते हैं। तो M का मतलब होता है मैसेंजर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस टेक्नोलॉजी की दवाई बेसिकली बनाई जा रही है, जिसका ये मानना है कि ये दवाई जो है ये काफी कम नुकसान देंगी अगर एज कंपेयर टू जो पहले दवाइयां बनाई जाती थी जिसमें वायरस का स्ट्रेन यूज किया जाता था। तो M जो मैसेंजर है, ये वाली दवाई आप लोग जरूर याद रखना कि किस टेक्नोलॉजी पर फोकस करके चल रही है। ये आर्टिकल हालांकि मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पर फिर भी एक ओवरव्यू यहां पर दे देता हूं। सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, तो इसके बारे में एक बार बता देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिन्होंने पहले आर्टिकल नहीं देखा हो। बात क्या कर जा रही है, बात ये की जा रही है कि केरला के अंदर जो यहां पर केरला के अंदर जो कोट्टियम पर्टिकुलर एरिया है, यहां पर एक चर्च थी, उसके अंदर जो यहां पर पादरी होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। तो यहां पर जो फादर थे और इसी के साथ में जो सिस्टर थी, यहां पर ये वो वाली सिस्टर नहीं है भाई बहन वाली सिस्टर, ये सिस्टर सोफी के बारे में बात की जा रही है, जो अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं कि हाँ भैया हम लोग को अपने पर्टिकुलर इस तरीके से यहां पर नन के तरीके से जाकर रहना है। पर लेकिन उनके अंदर की जो भावनाएं थी वो फिजिकल अट्रैक्शन इनसे रोका नहीं गया और ये एक दूसरे के साथ में फिजिकली अटैच हो गए। पर लेकिन जैसे ये फिजिकली अटैच हुए, ये इनका रेगुलर मुद्दा बन गया। अब यहां पर एक पर्टिकुलर लड़की थी जो रात को क्या सुबह उठी लगभग 4 बजे, ये पानी पीने गई बेचारी, नाम था इसका आभ्या। तो ये यहां पर ये पानी पीने गई तो इनको लगा किचन में कुछ चल रहा है, तो इन्होंने झांक कर देखा तो वहां पर दो ये पर्टिकुलर जो जिनको ये फादर वगैरह सिस्टर वगैरह बोलते थे, ये यहां पर नग्न अवस्था में पाए गए, यानी कि कॉम्प्रोमाइज स्टेट में यहां पर पाए गए। तो जैसे इनको पता चला कि इनको देख लिया गया है, तो यहां पर ये जो बंदी थी, मतलब जो यहां पर ये लड़की थी, औरत थी सिस्टर, इसने इसके सर पर कुल्हाड़ी से वार किया और यहां पर इसने मुंह पकड़ा जो फादर थे, तो यहां पर इसकी डेथ हो गई। फिर एक पास में कुआं था, उठाकर इसने फेंक दिया और इस तरीके से दिखाया गया कि इसने सुसाइड किया है। पर लेकिन जब केस खुलना स्टार्ट हो गए तो सारे पत्ते खुलकर सामने निकल कर आए। पर लेकिन जो मुझे यहां पर एक बुरी बात लगी वो ये है कि ये जो केस था, ये केस था 1992 का, और मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं 2020 में, यानी कि लगभग 28 साल बाद यहां पर इसको न्याय मिला है। 28 साल बाद यहां पर ये न्याय सामने निकल कर आया। अब इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या रियलिटी में यार 28-30 साल बाद अगर न्याय मिले तो वो एक न्याय रह जाता है? तो ये थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है। पर लेकिन चलिए जो भी है, देर आए दुरुस्त आए, तो ये सही है। यहां पर अब इनको पकड़ लिया गया प्रॉपर वे में। अब देखिए आगे जो भी होगा वो सारी चीजें हैं। पर लेकिन ये आप लोगों को मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, चाहे आप लोग किसी भी धर्म के क्यों ना हो और उस धर्म के कोई भी गुरु क्यों ना हो, उनके ऊपर आंख बंद कर विश्वास करना बंद कर दीजिए। अभी बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, ये आप लोगों से हर जगह ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। आप लोगों को हर जगह, चाहे किसी भी रिलीजन के बारे में ना बात क्यों ना कर लो, बाबा देखे होंगे कई सारे जेल में पड़े हुए आज के डेट में, उन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं। अब यहां पर आप लोग देख लीजिए, हर एक रिलीजन में रहती है, किसी में बाहर निकलकर ज्यादा जाती है, किसी में आती नहीं है, ये अलग अलग मुद्दों की वजह से। तो अगर आप लोग थोड़ा सा अपने ओपन माइंड रखोगे, किसी के भी ऊपर आंख बंद कर विश्वास नहीं करोगे, एक क्रिटिकल माइंड रखोगे, और खासकर जो हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन सुन रहे हैं उनका तो क्रिटिकल माइंड वैसे भी हो जाना है। यानी कि जो आप लोग यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की अगर एक ऑफिसर लेवल की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो क्रिटिकल माइंड की वैसे भी जरूरत पड़ेगी। तो इन सब मुद्दों से थोड़ा ऊपर उठकर, धर्म, रिलीजन, कास्ट, ये सारी चीजों से थोड़ा ऊपर उठकर आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरीके से काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों को ये यहां पर एक क्लियर हो गया होगा माइंड में कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। ठीक है, ये आर्टिकल है, यहां पर ये लिखा गया मदन बी लोकुर के द्वारा। ये रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनके द्वारा खुद ये बात बोली गई है कि भाई साहब जो भी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्डिनेंस लाया गया ना, ये बिल्कुल इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सही नहीं है, ये लोगों के राइट का हनन कर रहा है। ये क्या है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ऑर्डिनेंस के बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं। ऑर्डिनेंस होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की पावर होती है गवर्नर के हाथ में, आर्टिकल 213 के अंदर, कि गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। पर लेकिन जो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है, ये होती है आर्टिकल 123। याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
इन आर्टिकल के तहत हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है वो यहां पर अपना ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं। पर अध्यादेश लाया कहां जाता है, अध्यादेश किस तरीके से आप लोगों को लाना चाहिए, तो यहां पर जो ये सारी राम कहानी लिखी हुई है, इस राम कहानी को इन्होंने 3 पॉइंट में समराइज किया गया है। पहला पॉइंट तो ये कि स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो सेशन में नहीं है, यानी कि जो असेंबली है आप लोगों की काउंसिल है वो सेशन में नहीं है, तो आप लोग अध्यादेश ला सकते हैं। पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, सर्कमस्टेंसेज वो ऐसे होने चाहिए कि ऑर्डिनेंस लाया जा सके, यानी कि ऑर्डिनेंस जो लाना चाहिए यहां पर अध्यादेश लाना चाहिए वो ऐसा माहौल होना चाहिए कि हाँ यार ऐसा ऑर्डिनेंस आना चाहिए कि ऑर्डिनेंस इसके लिए जरूरी है। इमीडिएट सर्कमस्टेंसेज आप लोगों को चेक करने पड़ेंगे यहां पर, खासकर गवर्नर को, क्या भाई साहब अभी एकदम ऐसा कुछ हो गया कि इसका एकदम ऑर्डिनेंस आप लोगों ने ला दिया। ऑर्डिनेंस का मतलब ही ये था भैया कि आप लोग अगर यहां पर असेंबली है, पार्लियामेंट जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग ऑर्डिनेंस लेकर आओ, अध्यादेश लेकर आओ, और इसकी पावर बिल्कुल ऐसी होती है जैसा हमारा बिल बनके, एक्ट बनके निकल के आता है, बिल्कुल वैसी पावर आप लोगों को देखने को मिलती है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहां पर ये ऑर्डिनेंस लाया जाता है। पर लेकिन आप लोग ये बताइए, ये जो ऑर्डिनेंस आप लोग लेकर आ रहे हैं, आप लोगों ने झांका है आप लोगों के गिरेबान के अंदर कि आप लोग ऑर्डिनेंस यहां पर ये लेकर आना चाहिए, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो संविधान में रखा गया था वो किसी इमीडिएट पर्पज के लिए इसको रखा गया था कि हाँ भैया ऐसा होगा तो ऑर्डिनेंस आप लोग लेकर आएंगे। जो पावर गवर्नर के हाथ में आर्टिकल 213 के अंदर है, ये यहां पर 123 के अंदर है प्रेसिडेंट के अंदर, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में जो इमीडिएट एक्शन की बात की जा रही है, तो इमीडिएट एक्शन जो सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए कि हाँ भैया अभी ऑर्डिनेंस लेकर आओ, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही है कि इसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी इस पर्सन को तो ये मर जाएगा, ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। एक बंदा है उसका नाखून फटा हुआ है, उसको पट्टी करनी है यार, वो उसको दर्द हो रहा है, तो आप लोग जो ऑक्सीजन देनी है उसके ऊपर फोकस करोगे, या फिर जिसको पट्टी देनी है यहां पर एक तरीके से वो पर्सन जिसका नाखून फटा हुआ है उसको आप लोग फोकस देकर चलोगे। अभी आपकी हरकतें कैसी हैं, जिसका नाखून फटा है उसके ऊपर फोकस दो, जो अभी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है मरता है तो उसको मरने दो, तो वो बातें की जा रही है। अभी यहां पर रिसेंट कुछ ऑर्डिनेंस के बारे में बात की गई। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस, इसके बारे में बात की गई। ये ऑर्डिनेंस लाया गया तो 4 पेज में जस्टिफिकेशन दिया गया कि इमीडिएट एक्शन क्यों लिया जा रहा है। चलिए समझ में आता है यहां पर कि भैया एकदम एयर क्वालिटी की जो कंडीशन है वो खराब हो रही है, यहां पर आप लोग ऑर्डिनेंस लेकर आओ। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर जो ऑर्डिनेंस लेकर आए, वहां पर आप लोगों ने ये नहीं बताया कि इमीडिएटली ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस बन गए आप लोगों को ये ऑर्डिनेंस लेकर आना पड़ गया। पूरा जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, और प्रस्तावना जैसे संविधान में हमारे ऐसे ही प्रस्तावना हर एक चीज के अंदर होती है। जैसे अगर इस वीडियो की प्रस्तावना बोले तो ये जो ओवरव्यू मैं आप लोगों को देता हूं ये इस वीडियो की प्रस्तावना हो गई, यानी कि हमारी इस वीडियो के अंदर क्या आने वाला है एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहां पर दे दिया। तो इसी तरीके से हर एक जो भी ऑर्डिनेंस है उसकी एक प्रस्तावना है, तो उस प्रस्तावना में आप लोगों ने कहीं पर भी ये नहीं बताया, कहीं पर भी ये डिस्क्लोज नहीं किया कि भैया इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस क्या हो गए कि आप लोगों को ये लाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। यानी कि अगर आप लोग आज की डेट में प्रॉपर वे में प्रस्तावना के अंदर ये बता दें कि इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, तो जनता की भी समझ में आ जाए और लोग इधर उधर के धक्के ना खाते पड़े बाद में कोर्ट में जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर आप लोग प्रॉपर वे में अगर ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, आज के दिन पता है क्या होती है कंडीशन, ऑर्डिनेंस पास कर दिया, और खासकर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगती है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ए है, चाहे वो राज्य के अंदर है चाहे वो सेंटर के अंदर है, उसके जो मेंबर हैं वो उनके पास में एक तरीके से उनको ढंग से प्रॉपर वे में ना तो कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, और मैक्सिमम जो मेंबर है वो भी क्या करते हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है बस उसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो देखिए एक तो एक तरीके से अगर इस तरीके से एक तो हेल्दी डिस्कशन नहीं हो पाता इसके ऊपर कि किस तरीके से आप लोग ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, तो एक तरीके से लेजिस्लेशन जो है वो सेशन में नहीं है, तो ये तो बाईपास रूट हो गया। भैया दिल्ली के अंदर नहीं जाना है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि भीड़ भड़ाके वाला इलाका है, आप लोग क्या करो पेरिफेरल से होकर बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट पेरिफेरल यूज कर लो और भैया बाहर निकल जाओ। तो ये कौन सा तरीका है यहाँ पर, तो इस तरीके से तो आप लोग जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक लॉ बनाने के लिए, जो यहाँ पर ये बड़े बड़े आप लोगों ने इतने बड़े बड़ी स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं, नई पार्लियामेंट आप लोग बना रहे हैं पर डिस्कशन करने के लिए पार्लियामेंट में तैयार नहीं है, तो ये क्या तरीका हो गया। आप लोगों ने पूरा एक सेशन ही यहां पर गायब कर दिया जो विंटर सेशन था, तो यहां पर एक तरीके से कोविड-19 के नाम पर, तो क्यों इस तरीके से चीजें की जा रही है, तो ये सारी चीजें सही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग बाईपास कर जो चीजें कर रहे हैं डिबेट और डिस्कशन को, ये गलत तरीका है। इस तरीके से ये सही तरीका नहीं है। अगर हमारे संविधान निर्माता देखेंगे आज के दिन में उनकी आत्मा जो है रो पड़ेगी कि क्या चल रहा है यहां पर। ये अगर आगे आप लोगों से बात करें, देखिए सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए, तो गवर्नर का भी तो एक तरीके से मायने है ना। गवर्नर ये लगता है कि कई बार गवर्नर जो है वो गवर्नर है ही नहीं है, वो तोता बैठा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इस तरीके से यानी कि पपेट बैठा हुआ है। उसको बोला गया कि भैया ऐसे आप लोगों को ऑर्डिनेंस लेकर आना है, तो अगर उसको लगता है एक तरीके से अगर वो सेम गवर्नमेंट का है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है, तो कुछ बोलेगा नहीं, प्रॉपर वे में उसको अलाउ कर देगा। पर लेकिन अगर वो अपोजिशन का है, एक तरीके से अपोजिशन की गवर्नमेंट है और वहां पर है, तो तुरंत उसको रोक लेगा। तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती है और ये पास्ट में काफी ज्यादा मिसयूज भी किया जाता है। तो ऑर्डिनेंस जो लेकर आ रहे हैं यहां पर सर्कमस्टेंसेस जो है वो गवर्नर की एक तरीके से पावर है कि गवर्नर सेटिस्फाई है कि भैया हाँ नेसेसरी है इसको लेकर आना है। क्या गवर्नर सही लेवल पर सेटिस्फाई है? अगर गवर्नर सेटिस्फाई है तो सही है भैया,
पर लेकिन गवर्नर का सेटिस्फेक्शन भी यहां पर चेक करना पड़ेगा कि कितना सेटिस्फेक्शन है गवर्नर का, ठीक है। तो आप लोग सर्कमस्टेंसेस जो भी होते हैं वो आप लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, जो कि जरूरी है। इसके चलते लोग क्या जाते हैं, फिर लोग जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं जाकर। अगर आप लोग खुद ही यहां पर अपने आप में डिटेल में इन चीजों को बता दें कि ये चीजें हैं, तो लोगों को कोर्ट में ना जाना पड़े। आप लोग लोगों की नौकरी तो है, पर आप लोग मालिक बनकर बैठ जाते हैं। आप लोगों को ये लगता है कि हम ही सब कुछ करेंगे, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश जो प्रोहिबिशन यानी कि रोकना, अनलॉफुल कन्वर्जन यानी कि एक तरीके से गलत तरीके से कन्वर्जन किया जाता है अगर रिलीजन का, तो ये ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में या फिर जनरल फॉर्म में इसको बोला गया एंटी लव जिहाद ऑर्डिनेंस। यानी कि लव जिहाद को रोकने की कोशिश की जा रही है, जो कि रिलीजन के नाम पर शादी कर वो शादी के नाम पर रिलीजन को कन्वर्ट कराने की कोशिश की जाती है। तो ये देखिए दो तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। एक तो पर्टिकुलर बंदा वो है कि वो खुश है अपनी शादी से और वो चाहता है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की लड़के के धर्म में या फिर लड़का लड़की के धर्म में कन्वर्ट होना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो उसको हैप्पीली एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक तरीके से जो पर्टिकुलर पर्सन है वो नहीं करना चाहते कन्वर्ट, अपने धर्म को एंजॉय करो, साथ में रहते हैं यार, चलो धर्म के ऊपर क्यों फालतू में बात करना, तुम अपना फॉलो करो, हम अपना फॉलो करते हैं, क्योंकि अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है बचपन से ही। तो अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह कि कितने पैटर्न में इसको आप लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं। पर लेकिन कई बार अनलॉफुल तरीके से फोर्सफुल कन्वर्जन हो जाता है, तो वो तो चाहे किसी के भी अंदर क्यों ना हो फोर्सफुल कन्वर्जन, वो अलाउ नहीं है, वो नहीं होना चाहिए फोर्सफुल कन्वर्जन। अब चाहे हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से सिख, सिख से ईसाई, किसी में भी आप लोग कर लो, वो नहीं होना चाहिए। अगर अपनी मर्जी से बंदा जाना चाहता है तो उसको जाने दीजिए, आप लोग उसको रोक नहीं सकते। अब ये क्या चक्कर हो गया कि अगर शादी के लिए कन्वर्जन किया जा रहा है, अब शादी के लिए भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो सामने वाला फोर्स कर रहा है कि भैया कन्वर्ट कर लो, और दूसरे वाले का अपना मन है खुद का कन्वर्ट होने का, तो उसको आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, तो ये भी कंडीशन है। अब यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सारे जो है प्राइवेट मैटर में आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है यहां पर इंटरफेयर करने का। तो इस तरीके से क्या गवर्नर सेटिस्फाई हो गया था कि इसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट हो गई थी कि भैया बहुत सारे लोग जो है ये धर्म कन्वर्जन कर रहे हैं और फोर्सफुली कन्वर्जन किया जा रहा है, तो गवर्नर ने ऑर्डिनेंस को एकदम यहां पर अलाउ कर दिया। तो क्या ये सही है इस तरीके से? तो इसका मतलब क्या हो गया, सही सिचुएशन को समझा ही नहीं जा रहा है यहां पर एक तरीके से ऑर्डिनेंस कहां पर लाना चाहिए और कहां पर नहीं लाना चाहिए। तो यहां पर जो जज है वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कि क्या खेल बना रखा है यहां पर, ये सही तरीका इस तरीके से नहीं है। तो उनके द्वारा बोला गया आइए बात करते हैं, जैसे कि अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हुए हैं कि ऑर्डिनेंस आप लोगों को लेकर आना है, अध्यादेश आप लोगों को लेकर आना है, ठीक है, तो अध्यादेश अगर आप लोगों को लेकर आना है तो यहां पर ये कॉज ऑफ कंसर्न हो गया एक तरीके से कि आप लोग उसका एक तरीके से बैकग्राउंड ही नहीं समझ रहे कि किस लिए लेकर आना है। इंटरफेथ मैरिज अगर कहीं पर हो रही है तो सबसे पहला यहां पर उसको रोकने के लिए पुलिस होती है, अगर वो गलत तरीके से यहां पर हो रही है, ठीक है, फोर्सफुली यहां पर की जा रही है, तो पुलिस का यूज कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि यहां पर चाइल्ड मैरिज में भी तो करते हैं आप लोग पुलिस का यूज। तो यहां पर ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत पड़ गई यार, ये तो वही बात है जहां पर आप लोग एक सुई से काम कर सकते हैं, वहां पर आप लोग तलवार लेकर खड़े हो गए आकर, यानी कि वहां पर ऑलरेडी पुलिस काम कर सकती है, तो ऑर्डिनेंस लाकर रख दिया आप लोगों ने, तो ऑर्डिनेंस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, यहां पर पुलिस अपना आसानी से इसे एक तरीके से कंट्रोल कर लेती। कन्वर्जन अगर हो रहा है यहां पर, तो एडल्ट पर्सन यानी कि एक जवान पर्सन है जिसको 18 साल की एज में आप लोगों ने वोटिंग राइट दे दिया है, तो क्या वो 21, 22, 23, 24, 25 साल की एज में ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किसके साथ में उसकी शादी होनी चाहिए? तो वो हक आप लोगों ने, मतलब देश चलाने के लिए लोग कैसे होने चाहिए वो तो हक आप लोग उसको दे रहे हैं 18 साल की एज में, पर लेकिन उसके लिए अपनी वाइफ कैसे चूज करनी है, अपना हस्बैंड कैसे चूज करना है, वो ये डिसाइड नहीं कर सकता, किस रिलीजन को उसको रखना है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता। तो यार ये तो उसकी खुद की चॉइस हो गई, ये कितने हद तक आप लोग इसको यहां पर लेकर चल रहे हैं। अगर सेक्शन 7 की बात करें यहां पर लॉ के हिसाब से, तो फेक न्यूज भी कई बार फैलाई जा सकती है, आप लोग तो चढ़ जाओगे उनके सर पर, आप लोग एक तरीके से बिना ऑर्डर के, मजिस्ट्रेट के, बिना किसी वारंट के अगर इस तरीके से किसी पर्सन को यहां पर अरेस्ट किया जा रहा है तो कितने हद तक सही है। तो क्या क्या दिक्कत यहां पर देखने को मिल सकती है कि इसका काफी गलत यूज किया जा सकता है, यूज क्या अब्यूज हो जाएगा एक तरीके से अगर आप लोग इसको आगे लेकर चलोगे, तो इस तरीके से आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये इंटरफेथ मैरिज जो कि हमारे संविधान निर्माता भी चाहते थे कि एक दूसरे के फेथ में, एक दूसरे के रिलीजन में जाकर हम लोग शादी करें, ताकि जो लोग हैं वो एक तरीके से मिलजुल कर रह सकें, क्योंकि हमारी कंट्री काफी डाइवर्स कंट्री है यार, दुनिया भर के रिलीजन, दुनिया भर की कास्ट, दुनिया भर के रीजन, दुनिया भर की लैंग्वेज हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्स है, इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। तो यूनिटी जो वर्ड बोला गया ना डाइवर्सिटी के साथ में, वो यूनिटी नहीं हो पाएगी अगर आप लोग इसको इस तरीके से लेकर आओगे, तो ये गलत तरीका है। अनरीजनेबल ऑब्स्टिकल आप लोग तैयार करें, वो भी उनकी पर्सनल चॉइस में, पार्टनर कैसा होना चाहिए, कैसा हस्बैंड वाइफ होना चाहिए, मतलब आप लोग उनको बताओगे कि इसके साथ में शादी कर लो, मतलब जिंदगी में
एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आज की डेट में अगर इंसान जो है वो यहां पर इस पैमाने को लेकर भी यहां पर ये सोचेगा यार ये दूसरे रिलीजन का इसके साथ में शादी नहीं करनी है, तो फिर तो देखिए एक तरीके से आप लोग उसकी जो चॉइस है पार्टनर की उसके ऊपर ही आप लोग रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, और ये राइट टू प्राइवेसी की भी एक तरीके से मजाक बन जाएगी। राइट टू प्राइवेसी 2017 में हमारी कंट्री में अभी बोला गया था कि फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट क्यों बोला गया? क्योंकि आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान में, जब आप लोग बात करते हैं पार्ट 3 में हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इसमें आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। तो राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में बनाया गया है। अब ये केएस पुट्टास्वामी केस आया था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, केएस पुट्टास्वामी केस, ठीक है। तो इनके द्वारा बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, और आप लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे, जबकि हमारे संविधान में ऑलरेडी बोल दिया गया है। इसी के साथ में राइट टू लाइफ, ये लिबर्टी और डिग्निटी, ये खुद एक तरीके से वॉयलेट हो जाता है अगर इस तरीके से आप लोग बात करते हैं कि किससे शादी करनी है और किस रिलीजन में आप लोगों को जाना चाहिए। अगर ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो बस हो गया काम। तो ये सारी चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इलीगल हैं, इनसे दूर निकलो भाई साहब, ये सही तरीका नहीं है। तो ये खुद जज यहां पर बोल रहे हैं, जो कि एक रिटायर्ड जज हैं, ये है मदन बी लोकुर साहब, ठीक है। तो ये था यहां पर पूरा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, ओके। ये भी काफी प्यारा आर्टिकल है। यहां पर बिनोय विश्वम के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट में केरला गवर्नमेंट है, जो उसकी साइड से यहां पर आर्टिकल को बोल रहे हैं। और बोल क्या रहे हैं यहां पर, एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं जो केरला के अंदर कंडीशन है किसानों की। किसानों के वेलफेयर के बारे में बात करें अगर यहां पर अभी रिसेंटली क्या क्या बातें उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में जो पॉलिटिकल चक्कर चल रहा है, खासकर स्टेट के अंदर अगर बात करें, जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो कई सारे फैक्ट इनके द्वारा रखने की कोशिश की गई है। इनके द्वारा सबसे पहले तो ये बोला गया कि आज के डेट में हमारी कंट्री में जैसे सिंगू हो गया, इसी के साथ में तिकरी, गाजीपुर, नोएडा, शाहजहांपुर, ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर जो फार्मर जो है काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट को क्या लगा, गवर्नमेंट को यह लगा कि यार कुछ नहीं होने वाला है, 2-4 दिन आएंगे, कुछ दिनों में, कुछ हफ्ते में आएंगे, फिर उसके बाद में निकल कर चले जाएंगे। पर इनको ये नहीं पता लगा कि जो किसान यहां पर गर्मी सर्दी, चाहे ओले पड़ रहे हैं, चाहे बरसात हो रही है, चाहे कितनी कड़ाके की धूप पड़ रही है, जो इंसान अपने खेतों में काम कर सकता है उसके लिए तो ये एक तरीके से बहुत आसान काम है कि यहां पर आकर आप लोगों के सामने उसको तो लेटना है बस अपना कंबल और रजाई में। तो यहां पर उसको लग रहा था यहां पर गवर्नमेंट को कि यहां पर जल्दी चले जाएंगे, पर लेकिन किसानों का जो एक तरीके से डेडिकेशन था वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि फार्मर जो है आज के डेट में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। लगभग 1 महीना हो गया है दिल्ली के बॉर्डर पर, और उनको रोका गया, उनके ऊपर पानी बरसाया गया, बैरिकेड लगाए गए, वाटर कैनन देखने को मिले, उनके ट्रैक्टर को रोका गया, पर लेकिन वो इतने डिटरमिन थे, यानी कि एक तरीके से करना है तो करना है। यानी कि वही बात हो गई कि एक तरीके से डेडिकेशन बना लिया ना, एक तरीके से फिर करना है तो करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और किसानों के सामने डेडिकेशन की बात करेंगे तो देखिए उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। आज के दिन में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम से जूझ रहा है हमारी कंट्री में तो वो किसान है। जब किसान का डेडिकेशन यहां पर ऐसा आ गया तो अब इनको लगा यार ये तो आके बैठ गए, अब क्या किया जाए इनका। तो देखिए अलग अलग नुमाइंदे निकल कर आए सेंट्रल गवर्नमेंट के। कोई बोल रहा है कि भैया ठीक है हम लोग बात करेंगे, ओपन है डोर, आकर बात कर लेते हैं, ठीक है। कोई बोल रहा है हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये 3 बिल लेकर आए, ये बिल्कुल ऐसे इंप्लीमेंट होंगे। कोई यहां पर बोल रहे हैं कि एक तरीके से 2 साल बाद देखेंगे क्या क्या नेसेसरीज के अंदर चेंज लाए जा सकते हैं। आधों ने तो यहां तक ये इनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि खालिस्तानी बैठे हुए हैं, अर्बन नक्सल बैठे हुए हैं, और बहुत सारे मीडिया के ऐसे दलाल भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने सारी बातें यहां पर आकर बोली। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह, जब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, मीडिया अगर आप लोग देखिए उसके पैटर्न में चलती हुई नजर आती है, क्योंकि उनके अंदर गट्स नहीं होते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ बोल सके। तो इसीलिए उन्होंने जो लगा कि यहां पर इसको जो मूवमेंट चल रहा है उसको नेगेटिव तरीके से दिखाने की कोशिश की जाए, ऐसे शब्द निकाल के लेकर कि किसानों को रोटी कौन खिला रहा है। मतलब जब पूरे देश को रोटी खिला रहे हैं, उनको रोटी कौन खिला रहा है अब ये जाकर चेक करोगे आप लोग यहां पर हैं। ये अच्छी बात होगी यार, खासकर वो भी ऊपर से सिख कम्युनिटी, उसके बारे में बात करें जो कि जनता को एक तरीके से लंगर खिलाती है, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी रिलीजन का, किसी कास्ट का क्यों ना हो, वो कभी नहीं पूछते हैं। आप लोग उनसे बोल रहे हैं कि उनको रोटी कौन खिला रहा है, यहां पर कौन इनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये देखिए सोचने वाली बात होगी। अब आज की डेट में अगर आज के डेट में आप लोग बात कर लीजिए, मेरे फादर जो है वो किसान है, ठीक है, और मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ा रहा हूं, कल को जाकर मैं वहां पर प्रोटेस्ट करने लगता हूं तो यहां पर ये बोलेंगे कि ये पैंट शर्ट पहन के कैसे आगे, जो किसान होने चाहिए वो तो धोती कुर्ते में यहां पर आना चाहिए। मतलब ये ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं यार जिनका कोई सर पैर नहीं था, ऐसी चीजें बोलने की कोशिश की गई। तो राइटर में यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये जो फालतू की चीजें यहां पर बताने की कोशिश की, जो एजेंडा फैलाया गया किसानों के प्रोटेस्ट के खिलाफ में, वो सारे इनके धूलमित हो गए। यानी कि इतना डिटर्मिनेशन यहां पर किसानों के अंदर देखने को मिला। इवन जो एनडीए यानी कि जो आज के डेट में जो यहां पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो उसके जो बेसिकली शिरोमणि अकाली दल या फिर राष्ट्रीय जो लोकतांत्रिक पार्टी थी, उन्होंने भी इनसे पल्ला झाड़ लिया कि भैया ये तो किसानों के खिलाफ में जाकर काम कर रहे हैं। और जो हमारी कंट्री में जो आज के में जो
बिजनेसमैन है उनके लिए काम कर रहे हैं। इवन हरियाणा के अंदर जहां पर ये पावर में है, उनके जो साथ में काम करने वाली गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी यहां पर बोला गया, वो भी इसके साथ में अनहैप्पी है किसान के इशू को लेकर, किसान के मुद्दे को लेकर। अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जब ये पॉलिटिकल प्रचार करने के लिए आ जाते हैं तो यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं कि भूल जाते हैं यहां पर कि एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देकर चले जाते हैं। तो इसी के चलते यहां पर जो जिस तरीके से कंडीशन अभी देखने को मिली, यहां पर इनके द्वारा कई सारी ऐसी बातें बोली गई केरला को लेकर, इनके द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया कि केरला के अंदर आज की डेट में कुछ भी ढंग से नहीं चल रहा है, ठीक है। और इनके द्वारा जो फार्मर थे ये उनको भी ढंग से एक तरीके से समझ नहीं पाए कि फार्मर इतने लंबे समय तक इस तरीके के प्रोटेस्ट लेकर चल सकते हैं। तो फार्मर का स्ट्रगल जो है वो डे बाय डे यहां पर स्ट्रेंथ होता चला गया और इन्होंने यहां पर उसको कंप्लीटली इग्नोर किया, उसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई। इवन कई सारे तो ऐसी चीजें चल रही थी कि किसी के वहां पर बच्चा हो रहा है तो ये जाकर उसको देखने चले गए, पर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लेटे हुए हैं 1 महीने से, उनको देखने नहीं आ पाए यहां पर, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया यहां पर अभी हमारी कंट्री में कि एक तरीके से जो केरला के अंदर जो लेफ्ट गवर्नमेंट है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, तो यहां पर उनके ऊपर इनके द्वारा आरोप लगाए गए और जहां जहां इलेक्शन आते हैं वहां ये ऐसे शब्द आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 2014 में जब इलेक्शन हुए थे ना, तो मैंने भी जो वोट थी यहां पर इसी गवर्नमेंट को दी थी, क्योंकि उस टाइम पर जो मुद्दे थे ना वो था इंप्लॉयमेंट, उस टाइम पर मुद्दा था करप्शन, उस टाइम पर मुद्दा था देश को इंपावर करना, देश को इस तरीके से लेकर चलना। तो बड़े बड़ी जो बातें की गई थी, हालांकि कुछ काम उसमें किए भी गए अच्छे लेवल पर, ऐसी बात नहीं है, आप लोग ये नहीं बोल सकते बिल्कुल काम नहीं किए, अच्छे काम भी किए गए हैं। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो अभी 2019 के बाद में जो इलेक्शन होकर जो निकल कर आए और जो मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं वो कंप्लीटली एक तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स चल रहे हैं, यानी कि इस तरीके से चल रहे हैं किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे महीने पर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कंट्री के अंदर, जो एक तो पार्लियामेंट कहीं काम नहीं करती है, ठीक है, जनता प्रोटेस्ट करने बैठ जाती है जरा जरा सी उन चीजों पर जिनको यहां पर एक तरीके जनता की मतलब जनता को सेटिस्फाई करने की कोशिश ही नहीं की जाती है। जनता प्रोटेस्ट करती है, उनको देखा भी नहीं जाता है, महीनों तक बैठे रहते हैं, तो वो चीजें देखने को मिलती है। वही कंडीशन अभी यहां पर देखने को मिल रही है, जहां जहां पर इलेक्शन आ रहे हैं वहां आप लोगों को देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर बढ़ गया होगा वहां। केरला गवर्नमेंट को यहां पर जो आरोप लगाए गए तो इनके द्वारा बोला गया कि वो सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर है। इनके द्वारा बोला गया केरला के अंदर कोई भी एपीएमसी मार्केट नहीं है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी नहीं है केरला के अंदर, यानी कि मंडी नहीं है। तो इनके द्वारा बोला गया, आप लोग बोल रहे हैं केरला के अंदर मंडी नहीं है, पर कॉन्सेप्ट ऑफ जो मिनिमम सपोर्ट है जिसके लिए सारे किसान यहां पर आज के दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो जैसा केरला के अंदर है ऐसा कहीं नहीं है। तो आप लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो सच्चाई है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक ट्रुथ ये है आज के दिन में, अगर केरला के बारे में आप लोग बात करें, जिसके लिए आप लोगों ने आंखें बंद कर रखी है कि मंडी जो है एपीएमसी, ठीक है, केरला के अंदर नहीं, यहां पर बोला है मंडी रेगुलेटेड बाय एपीएमसी आर नॉट एग्जिस्ट इन केरला। सही बात है, नहीं एग्जिस्ट करती हैं, पर लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि केरला के अंदर किसानों की कंडीशन क्या है आज के दिन में। केरला के अंदर अगर आप लोग देखेगा तो राज्य गवर्नमेंट खुद यहां पर जो उनके हक के बारे में बात करती है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जो राज्य की गवर्नमेंट है। और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में आप लोग कंपेयर कर लें, अगर केरला से ज्यादा बेटर प्रोटेक्ट तरीके से किसानों को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो हमको आकर बताना। आप लोग यहां पर अगर फिक्स प्राइस के बारे में बात करें, चावल के आप लोग 18 किलोग्राम आप रुपए के किलोग्राम के हिसाब से देते हैं, हम लोग 27 किलोग्राम रुपए के हिसाब से आप लोग चावल खरीदते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं यहां पर। इसी के साथ में अगर लगता है जैसे कोकोनट जो ड्राई वाला है नहीं, सूखा गोला जो आप लोग हलवे में डालते हैं, खीर में डालते हैं कसकर जिसको, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। मुंह में पानी आ गया होगा चलिए, तो यहां पर बात की जा रही है, हम लोग मच हायर रेट पर जितना लेते हैं जितना सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बारे में बात करती है। इसी के साथ में जो बेसिक प्राइस के बारे में अगर आप लोग बात करें, पेड़ी के बारे में, आप लोग पेड़ी पेड़ी इन सब चीजों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं, हम लोग वेजिटेबल और फ्रूट भी यहां पर कवर करते हैं। और यहां पर कई सारी चीजें दिखा है यहां पर, जैसे यहां पर बात की जा रही है, यहां पर ये तापियोका, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये कई सारे जो आइटम यहां पर बनाना हो गया, गार्लिक हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इनके बारे में बात की जा रही है। तो ये हम लोग यहां पर काफी बेटर प्राइस में यहां पर इनका बेसिक प्राइस देते हैं एज कंपेयर टू जितना आप लोगों ने फिक्स कर रखा है उससे ज्यादा है। लगभग 16 आइटम ऐसे हैं। इसी के साथ में जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा वो ये है कि केरला के अंदर एक क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाता है पेड़ी कल्टीवेटर को, यहां पर रॉयल्टी के तरीके से उनको यहां पर 2000 रुपए पर हेक्टेयर के तरीके से यहां पर एक इंश्योरेंस भी यहां पर दिया जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग यहां पर काफी ज्यादा है कि एक तरीके से आज के दिन में अगर आप लोग देखो पेंशन की तरीके से यहां पर एक तरीके से कुछ यूनिक जो यहां पर चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है केरला के अंदर, जो किसी राज्य के अंदर नहीं है। इसी के साथ में अगर 2006 में जब किसान जो है सुसाइड कर रहे थे तो उस टाइम पर भी यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका डेथ रिलीफ देने के लिए उनको जो उनके ऊपर उधारी थी तो इनके द्वारा कमीशन बनाया गया और एक तरीके से हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कराया गया ताकि उनकी
उनकी जान को सेव किया जा सके। तो यहां पर अब राइटर ये बोल रहे हैं कि बिहार के बारे में तो आप लोगों ने कोई बात नहीं किया, जहां पर मंडी जो है वो अबोलिश कर दी गई थी 2006 में, और वहां पर जो किसान है सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में आज के डेट में, उसके बारे में तो आप लोगों ने कभी नहीं बोला। आपकी गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर जब से आपने 3 फार्म ऑर्डिनेंस लेकर आए, 40% जो मंडी थी वो आज के डेट में जीरो ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि ठप पड़ गई है मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बारे में तो आप लोगों ने कोई बात नहीं करी। यानी कि आप लोग जहां पर इलेक्शन आते हैं उन राज्य के बारे में तो आप लोग कमेंट करने लगते हैं बिना फैक्ट्स एंड फिगर के, पर लेकिन उन राज्य के बारे में आप लोग कोई बात नहीं करते जहां पर आपकी गवर्नमेंट है। अगर बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर आपको उनके बारे में बात करनी चाहिए, आपको तो एक प्रॉपर वे में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो पूरी कंट्री के हैं, आप लोग उनके तो है नहीं जिस राज्य में बस आप लोग चुनकर आ रहे हैं। तो ये किस तरीके से आप लोग लेकर चले, क्यों रियलिटी से लोगों को दूर रखने की कोशिश की जाती है। तो फार्म बिल जो आप लोग यहां पर लेकर आए, तो एक तरीके से जो फार्मर को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, उनको इंपावर करने की बात की जा रही है। अपोजिट तो यह है कि ये कंप्लीटली अगर आप लोग बैकग्राउंड में जाकर देखोगे तो ये कॉर्पोरेट कल्चर को एक तरीके से किसानों की जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर घुसाने की कोशिश की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों को दे दोगे, उसके बाद में किसान जूझता रहे, उसको लूटा जा रहा है, दबोचा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, कोई यहां पर कुछ नहीं बोलेगा। इसी के साथ में जो मिनिस्ट्री है वो मंडी जो है एक तरीके से वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, उनके प्रॉपर वे में आप लोग उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से काम चलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप लोग बात करिए, एक तरीके से कह रहे हैं कि नहीं हम लोग इनको बचाकर रखेंगे। बचाकर क्या रखोगे, 40% तो ऑलरेडी बंद हो चुकी है, क्या बचाओगे आगे आप लोग आकर। तो एक तरीके से ये कॉर्पोरेट जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। अगर उनको जहां पर दिखेगा प्रॉफिट नहीं है, वो किसानों के गले पर तलवार रखकर अपना एक तरीके से प्रॉफिट निकाल कर ले जाएगा, इसीलिए उनको बिजनेसमैन बोला जाता है। तो अगर आप लोग खुद देख सकते हैं आज के में हेल्थ सेक्टर जो है, एजुकेशन सेक्टर जो है, जहां जहां उसको बिजनेस की कैटेगरी में रखा गया है वहां पर उसकी हालत आप लोग देख लीजिए। तो एक तरीके से जो बैकबोन होता है एग्रीकल्चर की, एक तरीके से जो बैकबोन है एक तरीके से एग्रीकल्चर, तो एक तरीके से एग्रीकल्चर को आप लोग जो बैकबोन है ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो फूड सिक्योरिटी में भी इंपैक्ट पड़ेगा हमारी कंट्री की। तो आप लोग ये देखिए आज के डेट में जो 2 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से आप लोग जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं ना, ये कहां से निकल कर आएगी और किसान इस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। कांग्रेस ने बोला हम लोग एक तरीके फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग भैया इसको इंप्लीमेंट करें, सबसे ज्यादा लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाया। किसान बोल रहे हैं भैया हमारी तरफ भी देख लो, उगाया हमने है खेतों में, ऐसी तैसी तो हम लोगों ने कराई है, हमारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट तुम लोग लेकर जा रहे हो। तो एक कंडीशन देखने को मिलती है। तो उसी के बारे में बात की जाए, जो फार्मर आज के दिन में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा और सही तरीके से उसको लेकर चलना पड़ेगा। और यहां पर टाइम आ गया प्राइम मिनिस्टर भी एक तरीके से अंडरस्टैंड करें यार कि किस तरीके से हमारी कंट्री में किसानों के लिए क्या करना चाहिए। फूड प्रोवाइडर को आप लोग इस तरीके से बेबस कर रहे हैं कि वो यहां पर पड़े हुए हैं जिस तरीके से, क्या ये सही है? मतलब एक तरीके से हजारों करोड़ लेकर मालवीय टाइप के लोग भाग जा रहे हैं, किसानों के ऊपर जरा सी उधारी हो जाए तो उसको एक तरीके से कुड़की करने की बात आ जाती है, बैंक वाले पहुंच जाते हैं वहां पर। तो किस तरीके से, तो ये जेन्युइन स्ट्रगल है, उसको एक तरीके से फेक स्ट्रगल दिखाने की कोशिश मत करो। और ये फालतू की चीजें हैं कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ से कंप्लीटली सोचा जाए, इनके बारे में भी सोचो। तो ये बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल, एक टर्म आप लोग याद रखेंगे, यहां पे इसको बोलते हैं IUC। IUC मतलब ये इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस। तो ये अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा हटाने की बात की गई है। इसको समझिए आप लोग क्या मतलब होता है। आज के दिन में आप लोगों के पास में जियो का कनेक्शन है, ठीक है, और यहां पर दूसरी साइड में एयरटेल का कनेक्शन है। अब आज की डेट में जियो ने जो है कंप्लीटली फ्री कर दिया। स्टार्टिंग में अगर बात करें, एयरटेल मान लीजिए कुछ चार्ज आप लोगों से ले रहा है कॉल के लिए, तो यहां पर पहले क्या होता था कि लगभग आप लोगों को अगर कहीं पर कॉल करनी है तो 6 पैसे के करीब आप लोगों को यहां पर देना होता था, ठीक है। आप लोगों ने मतलब जैसे कि मान लीजिए जियो से आप लोगों ने यहां पर कॉल किया एयरटेल के ऊपर, अब मैक्सिमम लोगों का फ्री कनेक्शन है जियो का, तो वो क्या करते थे, सामने वाले के पास में मिस कॉल मार दिया। अब एयरटेल वाला भी ये बोलता था यार मैं मिस कॉल मार दूंगा, तुम कॉल कर लेना क्योंकि तुम्हारा तो फ्री है। अब ये सारा जुर्माना भरना पड़ता था जियो को, क्योंकि जो यहां पर इंटरकनेक्शन जो यूजेज चार्ज है जो 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से वो जियो वालों को देना पड़ता था, क्योंकि ये चाहते थे कि इनकी जो कॉल है ये रिसीव कर लें, और यहां पर जियो की कॉल यहां से जा रही थी तो इसलिए इनको रिसीव करने का भी 6 पैसे यहां पर देना पड़ता था। तो ये सारा पैसा जो था ये जो जियो वाले अंबानी साहब थे वो अपनी पॉकेट से भर रहे थे, ठीक है। पर लेकिन फिर आगे दिखने लगा कि यार ये तो ह्यूज लोगों के पास में जियो का कनेक्शन आ गया है, तो अब यहां पर इनको बहुत ज्यादा पैसा इसके लिए पे करना पड़ने लगा। तो इसके चलते स्टार्टिंग में तो हालांकि ऐसे ही चलता रहा कि हाँ चलो चल रहा है, पर लेकिन अब जब समझ में आ गया कि आगे जैसे 5G टेक्नोलॉजी आएगी और भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, तो यहां पर सबसे बुरी कंडीशन ये बन सकती है आने वाले टाइम में कि किस तरीके से यहां पर एक तरीके से नुकसान को यहां पर रोका जा सकता है। तो उसको एक बैलेंस बनाने के लिए ये यहां पर इसको हटाने की बात की गई है। हालांकि पहले ही बोला गया था हटाने के लिए, पर पहले ऐसा माहौल नहीं बना, तो अभी जनवरी 2021 में यहां पर अब इसको हटाने की बात की जा रही है।
डोमेस्टिक कॉल के लिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात जो है आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके चलते यहां पर जियो को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था, क्योंकि मैक्सिमम फ्री जो चीजें थी वो जियो के द्वारा ही प्रोवाइड यहां पर कराई गई थी। अब आगे आने वाले टाइम में अगर एक बात मैं आप लोगों से बताऊं, आजकल में हमारी कंट्री में ऑपरेटर जो है वो काफी कम बच गए हैं, क्योंकि जियो ने काफी लार्ज स्केल पर कंपटीशन को कट कर दिया है। अब जो बच्चे कुछ हैं उनको अच्छे लेवल पर काम करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, और 5G टेक्नोलॉजी जो अभी आने वाली है उसको भी ढंग से लेकर चलना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा खुद बोला गया है कि कंपटीशन भी अभी आज के में रिड्यूस हो गया, प्राइवेट प्लेयर काफी कम रह गए हैं, और गवर्नमेंट के जो BSNL है MTN है उनकी वैसी कमर टूट चुकी है। BSNL अगर लेकर बैठ गए तो यहां पर वो ये बोलेगा भैया नेटवर्क नहीं है, ठीक है। गलती से जो मेरा आधार कार्ड का जो कनेक्शन है, एक तरीके से मतलब आधार कार्ड में मैंने BSNL का नंबर यहां पर डाल रखा था, तो जो BSNL का नंबर डाल रखा था, अब जिस पर्टिकुलर एरिया में मैं रह रहा हूं वहां पर कनेक्शन नहीं है, तो मुझे अगर कुछ भी करना है, जैसे मुझे अपना टैक्स वगैरह पे करना है, तो उसमें आधार कार्ड से वेरिफिकेशन वो मांगते हैं, इनकम टैक्स पे करने अगर, तो वहां पर भी अगर जाकर मैं उसको चेक कराता हूं तो मुझे बाहर जाना पड़ता है, इसमें नेटवर्क आ जाए, वहां से OTP मिलेगा, उसके बाद मेरा काम स्टार्ट होगा। अब मन तो करता है कई बार इसको कन्वर्ट कर लें, पर लेकिन वही है कि थोड़ा सा प्यार है, मैंने कहा यार काफी दिनों से BSNL का एक कनेक्शन था तो उसको लेकर चलते हैं, पर लेकिन कई बार तो झल्ला देता है बिल्कुल, यानी कि इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम लोग जो है वो आज के डेट में जियो पर कन्वर्ट हो गए हैं, तो इससे आप लोग एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीजों को। तो फ्यूचर किस तरीके से यहाँ पर लेकर चलना है, तो वो होना चाहिए यहाँ पर प्रॉपर वे में कि ये जो पब्लिक प्रोवाइडर है सर्विस के, उनको कैसे लेकर चलना है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी के मामले में आप लोग इनको कैसे लेकर चल रहे हो, इनका गला नहीं घोटना है, इनको प्रॉपर लेकर आना है। तो इंडिया में वॉइस और जो डेटा सर्विस है, जियो ने ये तो कर दिया काफी अच्छा रिवॉल्यूशन कि एक तरीके से डिजिटल चीजें हो गई यहां पर, वरना पॉसिबल नहीं हो पाती, गुंडली मारे बैठे थे पैसा कमाने के चक्कर में। अब यहां पर अगर स्पेक्ट्रम निकल कर आ रहा है तो ऑक्शन जो जैसे बैडली जो प्राइस स्पेक्ट्रम के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, जैसे कि ऑक्शन फेलियर होते हैं कई बार, ठीक है, जेन्युइन अगर लैक ऑफ जेन्युइन कंपटीशन देखने को मिलेगा, अगर पर्टिकुलर एक ही मेंबर रह जाता है, हैम्पर करेगा ग्रोथ। जो नेक्स्ट अगर 5G के बारे में बात करें तो यानी कि एक हेल्दी कंपटीशन रहना काफी ज्यादा जरूरी है। आप लोग ये समझिए, मान लीजिए आज के डेट में अगर जैसे आप लोग मार्केट में कहीं पर सब्जी लेने जा रहे हैं, एक अच्छी सब्जी प्रोवाइड करा रहा है वो भी कम पैसे में, तो आप लोगों वो लेंगे वहां पर जाकर, या फिर एक तरीके से अच्छी सब्जी प्रोवाइड करा रहा है ज्यादा पैसे में तो वो लेंगे। तो कम पैसे वाला भी कम भी पैसा ले रहा है और अच्छी भी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो आप लोग उसके पास में जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग आज के डेट में देखते हैं एजुकेशन के बारे में, हेल्थ सर्विस के बारे में, अगर कम पैसे में कोई अच्छी चीजें दे रहा है तो उसके पास लोग जा रहे हैं। तो फिर यहां पर जो ज्यादा पैसे जो पीट रहे थे अब तक बैठे बैठे, उनकी खस्ता हालत होती है नजर आ रही है। तो ये बिल्कुल ऐसी तरीके से तो कंपटीशन भी रहना चाहिए मार्केट में। अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो फिर मनमानी चलने लगती है, तो उससे एक नुकसान भी दिखता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, और देखिए ये मैंने आप लोगों को बोला था कि वीडियो थोड़ी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, तो जल्दी ही आप लोगों को ये थोड़ी जल्दी देखने को मिल जाएगी। कोशिश करूंगा कि 7 से 7:30 के बीच में आप लोगों को ये वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। पहले 9 बजे आ रही थी, अब लगभग 8:30 बजे तक आप लोगों को देखने को मिल जा रही है। थोड़ा और जल्दी इसको लेकर आऊंगा मैं, ताकि प्रॉपर वे में आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बाकी सुबह मैंने बोला है कि 5 बजे वाली वीडियो आप लोग प्रॉपर वे में उठकर देखिए, तो वो आप लोग को प्रॉपर वे में फॉलो करनी है। बात यहां पर की जा रही है एक पर्टिकुलर आइलैंड के बारे में, ठीक है। तो ये जो आइलैंड है ये अलास्का वाला रीजन डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था मैंने, अटेम्प्ट कीजिए फिर इसका आंसर बताऊंगा। कोडियक आइलैंड के बारे में बात की जा रही है। कोडियक आइलैंड जो है यहाँ पर ये साउथ कोस्ट में यूएसए में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूएसए का जो स्टेट है अलास्का, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ पर जो कोडियक आर्किपेलागो, यानी कि जो एक समूह है ना यहाँ पर आइलैंड का, उसमें लार्जेस्ट आइलैंड है ये। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में 1 बोला गया, बी में 2, सी में बोथ और डी में नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही आंसर आप लोगों को बताना है, तो सही आंसर है सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली यहाँ पर, ये है जो बात की जा रही है, ये एग्जैक्ट रीजन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, या फिर इसको आप लोग समझिए, ये हो गया यहाँ पर अलास्का, ठीक है। अलास्का का ये होगा कोडियक जो बेसिकली पोर्शन है, ये थोड़ा सा हटा हुआ रीजन यहाँ पर देखते हैं। पैसिफिक ओशन के अंदर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये जो आइलैंड है कहाँ पर लोकेटेड है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर, ये जूनो जो है यहाँ पर, ये जो अलास्का वाला स्टेट है इसकी कैपिटल है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन भी आप लोग याद रख सकते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये यूएसए के बारे में बात की जा रही है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो काफी डिटेल में हम लोगों ने आर्टिकल देखे, तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा जो आर्टिकल थे सारे डिटेल में हम लोगों ने समझे। यहाँ पर ये जो आर्टिकल था हम लोगों ने देखा किसके बारे में, ये जो ऑर्डिनेंस के बारे में था, ये किसानों के प्रोटेस्ट और केरला के बारे में था। ये वाला ऑर्डिनेंस किसके बारे में था, ये ट्राई से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई ये वैक्सीन के बारे में था, और ये हम लोगों ने समझा भी केरला के अंदर जो गंदी हरकतें चल रही थी उसके बारे में। बाकी ये ऐसे आप लोगों को लिखना है, आप लोग टेलीग्राम पर भी जाकर इसको लिख सकते हैं और फेसबुक पर भी, दोनों के लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों ने लेक्चर देख लिया और आप लोगों को ये पसंद आया
तो लाइक और डिसलाइक कर जरूर जाइएगा। पसंद आए तो लाइक, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सारी पीडीएफ यहाँ इकट्ठी मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना। और मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर यहाँ पर आप लोग हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।